so those who have attempted all the questions and the others also, ठीक है, देखो हमें दो चीजें समझनी है कि as far as our preparations are concerned, preparations तो सभी लोगों ने अपने हिसाब से जितना आपका कैलिबर है, जितना आप लोग एफर्ट्स डाल सकते हैं, जितना आप लोग टाइम एग्जाम को दे सकते थे, उतना आप लोगों ने दिया है, ठीक है। एवरीवन हैज डन हार्ड वर्क। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स दोज हैव डन वेरी वेल, they will get called for the interviews and the other may be not, ठीक है। तो उसके जो लोगों के लिए ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, या जो लोग पूरा पेपर नहीं कर पाए हैं, या जिनको कुछ एक दिक्कत आई है पेपर पे, तो उनके लिए तो फिर अलग से चीजों को सॉर्ट आउट कैसे करना है वो देखा जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आज का ये जो सेशन है, ये बेसिकली हमने रखा है कि हम पेपर को डिस्कस कर लें, सो दैट यू विल कम टू नो कि जो क्वेश्चंस आप लोगों ने एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को पढ़ते समय देखे हैं, but actual analysis is to be done as far as those questions are concerned, ठीक है। तो देखिए क्रिमिनल लॉ पे सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। एज फार एज द क्रिमिनल लॉ पेपर इज कंसर्न, वेरी इजी, ठीक है, वेरी इजी। आप लोगों को 5 में से 2 से 3 सवाल करने थे, बहुत इजीली हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उनको पिक एंड चूज करके अटेम्प्ट कर सकते थे। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों ने जितनों ने भी फाउंडेशन कोर्सेज किए हैं, या दोज हु आर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्रैश कोर्स आल्सो, ये जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन था, दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन अ केस दैट इज महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, ठीक है। जो फर्स्ट आपका सिचुएशन था, प्रेपोजिशन बनाया गया था, वो महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर के केस में से उठाया गया है। इस केस में हमें जो प्रोविजंस की एप्लीकेशन करनी थी, वो प्रोविजंस थे सेक्शन 34, 35 एंड सेक्शन नंबर 38 ऑफ आईपीसी। आप लोग अपने रिस्पेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स पे ना ये सेक्शंस लिख लेना, और क्लासेस में तो जब हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था, तो आई हैव टोल्ड यू पीपल कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच में क्या डिफरेंस है, सेक्शन नंबर 38 कैसे एप्लीकेबल होता है साथ में, तो ऑल दैट स्टफ इज देयर। तो द कंप्लीट preposition is based upon a case of महबूब शाह versus King Emperor, और इस केस में जो पूछा गया है, जो एग्जामिनर ने आपसे चीज मांगी है, दैट इज कि एक व्यक्ति जो मिस्टर एम है, उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या है। तो इफ यू गो टू द क्वेश्चन इटसेल्फ, ठीक है, एक बार मैं इसको पढ़ूंगा एंड देन आई विल टेल यू दैट व्हाट शुड बी द आंसर ओवर देयर। ठीक है ना, द डिसीज्ड ए एंड हिज फ्रेंड्स वर गोइंग in a boat in a river Indus to collect reeds. On their way, they met M, the father of W, who warned them not to collect reeds from his land. Ignoring this warning, when A and his friends were returning downstream with the bundles of the reeds which they have collected, M's nephew G blocked their way and tried to take away the bundles of reeds. He caught the rope of the boat and pushed A. Agitated by this, A picked up 10 feet long wooden pole used to row the boat. Seeing this, G shouted for help, whereupon W and M came to the place armed with the guns. W fired over A and ran away. तो W ने A के ऊपर गोली चलाई। यहाँ से सवाल उठाया जा रहा है, W ने A के ऊपर गोली चलाई है, और ए जो था ऑन द स्पॉट जो है वो मर जाता है। ए वॉज दस किल्ड बाय डब्ल्यू, और डब्ल्यू वहां से भाग गया। एम जो है उस एच के ऊपर गोली चलाई, कॉजिंग हिम इंजरी। डब्ल्यू वॉज नेवर कॉट देयर आफ्टर। तो डिस्कस द क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ एम, सपोर्ट योर आंसर विद द लीगल प्रोविजंस एंड द रेलेवेंट केस लॉ। तो यहाँ पे जो मिस्टर एम की लाइबिलिटी है, क्योंकि उसने एच के ऊपर फायर किया, इंजरी कॉज हुई लेकिन वो मरा नहीं, ठीक है। तो क्योंकि ये अटेम्प्ट टू मर्डर की सिचुएशन में जाता है, तो हमारा जो आंसर होगा दैट द लाइबिलिटी ऑफ एम इज फॉर द अटेम्प्ट टू मर्डर। अब यहाँ पे हमने कॉमन इंटेंशन का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करना था। द रीजन इज कि कॉमन इंटेंशन के केस में हम ये देखते हैं दैट वन पर्सन इज अ म्यूचुअल एजेंट ऑफ द अदर। तो जब डब्ल्यू ने ए के ऊपर गोली चलाई और एम ने जो है एच के ऊपर गोली चलाई है, तो दोनों की एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है एक दूसरे के एक्ट के लिए नहीं है। दे आर डूइंग देयर रिस्पेक्टिव एक्ट। सो डब्ल्यू इज अ पर्सन हु किल्ड मिस्टर ए, सो डब्ल्यू विल बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर, एंड एम हैज फायर्ड ओवर एच। एम ने एच के ऊपर गोली चलाई लेकिन वो उसको इंजरी कॉज हुई लेकिन मरा नहीं। सो ऑन दैट ग्राउंड वी कैन से दैट एम is liable for the offense of attempt to murder under section 307 IPC,
कंप्लीट सिचुएशन महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर की जजमेंट का है। हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रिंसिपल अप्लाई करना था, दैट इज नॉट ऑफ द कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन में इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट आप काम करते हैं और ऑन द स्पॉट या पहले से प्री अरेंज्ड प्लान जो है वो दिखता है। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में जो दो एक्यूज लोग हैं डब्ल्यू और एम एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट नहीं दिखते हैं, तो हम कॉमन इंटेंशन के प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करेंगे। रादर सेक्शन नंबर 35 रेड विथ 38 में चले जाएंगे। सिमिलर इंटेंशंस हैं कि डब्ल्यू ए को मारना चाहता था, एम ने जो है एच को मारने के लिए फायर किया, लेकिन कॉमन नहीं है इंटेंशन का, सिमिलर इंटेंशन है। तो जिसने जितना एक्ट किया होता है उतने एक्ट के अकॉर्डिंगली उस व्यक्ति की लाइबिलिटी जो है वो फिक्स हो जाती है। तो कितने आप में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर में ही सिचुएशन को डाला है? जिन्होंने भी डाला होगा आपका आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द नेक्स्ट क्वेश्चन that is based upon the case of चतुरनाथ versus emperor। चतुरनाथ versus emperor का केस है कि एक व्यक्ति ने दूसरे के ऊपर असॉल्ट किया, ठीक है, लेकिन बीच में जो है बेबी जो है वो इंटरवीन कर गया और उसके कारण से बच्चे की डेथ हो जाती है। फिस्ट ब्लो दिया लेकिन 2 दिनों के बाद बच्चे की डेथ हो गई। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया था, कैन द एक्यूज प्लीड द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट? द आंसर इज नो, बिकॉज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मैलिस एंड लाइबिलिटी जो रहेगी दैट विल बी ऑफ सेक्शन नंबर 323 आईपीसी। सिंपल हर्ट का केस ये जाएगा, इट विल नॉट बी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। द रीजनिंग इज वेरी सिंपल, बिकॉज जो इंटेंशनल एक्ट उसने किया था एक्यूज ने, दैट वाज मियरली टू कॉज हार्म टू द अदर पर्सन, लेकिन बिकॉज द मैलिस इज ट्रांसफर्ड, ठीक है। अब मैलिस ट्रांसफर हुआ है तो सेक्शन 301 अप्लाई नहीं करना था। जनरल प्रिंसिपल्स पे हमें इस चीज को लेके जाना था, क्योंकि 301 जो है वो सिर्फ मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड वाले केसेस के लिए ही ट्रांसफर ऑफ मैलिस की बात करता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इस केस में जो लाइबिलिटी होगी एक्यूज की, दैट विल बी अंडर सेक्शन नंबर 323, दैट इज ऑफ सिंपल हर्ट, एंड द प्ली ऑफ एक्सीडेंट विल नॉट बी सस्टेन, ये सस्टेन नहीं करेगी, ठीक है। तो आई होप ये सिचुएशन जो है आप लोगों ने ठीक से लिखी होगी। चतुरनाथ वर्सेस एम्परर का केस है and this has been discussed in the classes itself. So इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैज अवॉइडेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल था। पहला सवाल है दैट व्हाट ऑफेंस इफ एनी इज मेड आउट इन द फॉलोइंग केसेस, सपोर्ट योर आंसर विद द आर्गुमेंट्स इन द लाइट ऑफ लीगल प्रोविजंस एंड द केस लॉ। पहला तो सवाल है कि दीपक एंड रितिका वर फाउंड किसिंग एंड एम्ब्रेसिंग ईच अदर इन द मारुति वैन parked at the distance of 1 mile away from the police post at a lonely place। तो क्या इन्होंने कोई अपराध किया है? The answer is yes। सेक्शन नंबर 294 के अंदर they have done the obscene act, ठीक है, and the obscene act is in the public place, so they may be made liable for section number 294 IPC। अब इसमें मेरे को बहुत सारे लोगों ने बताया कि उन्होंने लाइबिलिटी क्रिएट नहीं की है, so that depends कि आपने किस तरीके से फैक्ट्स को लिखा है, लेकिन the examiner is asking that whether you are citing section number 294 or not, ठीक है। तो 294 की बात यहाँ पे पूछी गई थी। स्पीकर्स म्यूट करेंगे, जो लोग बाद में जुड़े हैं काइंडली स्पीकर्स म्यूट करके रखें। इसी का सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है, that during the search in the residential house of the accused for the offenses under 120B, 420, 468, 471, one video cassette containing the pornographic scenes is recovered from the Almira, key of which was supplied by the accused. Does he has committed any offense? The answer is no, because having such kind of objects in the house itself is not an offense unless and until ये सेल एक्सेट्रा के पर्पस के लिए रखा गया होता। तो सेक्शन नंबर 292 से लेके 294 तक का जो एरिया है आईपीसी के अंदर, दैट इज रिलेटेड विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। और उसमें पोर्नोग्राफिक सीन को या पोर्नोग्राफिक कैसेट एक्सेट्रा को अपने पोजीशन में रखना अपने आप में कोई भी अपराध नहीं है, बिकॉज इट मे बी कॉल्ड टू बी अ प्राइवेट एक्ट ऑफ अ पर्सन, एंड इसके लिए लाइबिलिटीज जो है वो नहीं रहती है। लेकिन जो ऊपर वाला इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें जरूर सेक्शन नंबर 294 के अंदर कंसर्न लोगों को लाइबल किया जा सकता था। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 का जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर बी, ये सवाल था आपका that a passerby sees B merciless beating his wife। तो A ने देखा B जो है वो अपनी वाइफ की पिटाई कर रहा है mercilessly। A gives a single blow to B
who dies immediately on the spot. What offense, if any, A has committed? So answer is to be seen in reference to the private defense. So अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है वहां पे, तो यहाँ पे कंप्लीट प्राइवेट डिफेंस जो है वो मिलना चाहिए, बिकॉज the other person is beating his wife mercilessly and it amounts to be reasonable apprehension and assault that the grievous hurt can be the consequence, etc. So person can exercise his private defense, and if the private defense is being exercised, if the private defense is exercised, it is to be seen within the dimensions of section 100. ठीक है, तो section 100 के अंदर you can exceed to the causing of the death of the person also. अब यहाँ पे क्या private defense section 100 के अंदर है या नहीं, क्या ये culpable homicide not amounting to murder में जाएगा या नहीं, that is a different thing. तो यहाँ पे दो चीजें समझनी थी कि जैसे हम लोगों ने क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि अगर एक व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते समय एक्सीड कर जाता है और सेक्शन 300 की एक्सप्लेनेशन नंबर 2 की एप्लीकेशन होनी है, तो वहां पे हम दो तीन चीजों को एनालाइज करते थे, दैट वेदर more harm than necessary has been caused or not, whether it is premeditated or not, whether there is a good faith present or not. तो इन तीन इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे ये पता लगता है कि क्या ऑफेंस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में जाएगा या नहीं जाएगा. नंबर 2, ये सेक्शन नंबर 99 के पैरा नंबर 4 को भी हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, दैट वेदर द पर्सन हैज यूज्ड रीजनेबल फोर्स और नॉट. और जिस तरह से सिचुएशन प्रीपोजिशन के अंदर मेंशन की गई है, so because the person is given a single blow and the other person died on the spot, so it means that unnecessary harm has not been caused and the situation is within the broader dimensions of section 100, and therefore we can say the person should get the benefit of right to private defense. तो यहाँ पे जो है exceeding the right of private defense का मामला जो है वो नहीं उठेगा. So it can be very well established. ठीक है, लिखा जा सकता था. इसके बाद जो अगला क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए एविडेंस एक्ट के डिस्कवरी स्टेटमेंट से रिलेट करता है. सेक्शन नंबर 27 हमें यहाँ पे रेफर करना था और इस पूरे स्टेटमेंट का सिर्फ एक हिस्सा हमें यूज करना था, दैट इज कि which is that particular statement on the basis of which the discovery has been done. तो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, that Ram, an accused of an offense of murder, stated before the police officer that knife by which I killed Sohan has been hidden by me in the field which I can show. On this information, police officer discovers the said knife from the field on which human blood was detected. Is the whole statement given by the accused is admissible? The answer is no. The reason is because the statement is recorded by a police officer, the whole statement is not relevant, but the part of the statement which is distinctly related with the discovery, that is relevant. और कौन सा हिस्सा डिस्कवरी से रिलेट कर रहा है? ये वाला, that ये वाला जो has been hidden by me in the field which I can show. Knife has been hidden by me in the field which I can show. ये जो हिस्सा है ना, इसके बेसिस पे डिस्कवरी हुई है. तो I have killed Sohan, ये एडमिसिबल नहीं है, लेकिन इस स्टेटमेंट का अगला हिस्सा जो है कि मैंने फील्ड में नाइफ छुपाई थी, तो मैं दिखा सकता हूं और उसी स्टेटमेंट के आधार पे नाइफ की डिस्कवरी होती है. सो दैट विल बी रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट. मल्टीपल जजमेंट्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर इश्यूज और ये बहुत अच्छे सवाल थे. ठीक है, नाउ आई डोंट नो व्हिच ऑफ द क्वेश्चंस यू पीपल हैव आंसर्ड, बट जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो बहुत अच्छा था. क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 अगेन वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत जस्टिफाइड था, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो है वो ये सेक्शन नंबर 292 से लेके 294 वाला जो एरिया है कभी कभी उसको अवॉइड करते हैं, तो दैट इज नॉट अ बिग डील, लेकिन बाकी के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से करने लायक. इसी का जो पार्ट नंबर बी है, a man was prosecuted for the murder of his wife. His defense was shown that the shot went off accidentally. There was an evidence to the effect that the deceased telephoned, "Get me the police, please." Before the operator could connect to the police, to the caller who spoke him in distress her address, and then call ended abruptly. Thereafter, the police reached the house and found the dead body of the deceased. Discussed the relevancy of the telephone call, that the words she spoke. तो यहाँ पे हमें सेक्शन नंबर 32 और साथ में सेक्शन नंबर 6 इंडियन एविडेंस एक्ट को कोरिलेट करना था, that the facts which are taking place in the same transactions, whether at the same place or at different places, in the same time or different time, or all the relevant facts. ठीक है, सेक्शन नंबर 6 में आ गया.
दूसरा सेक्शन नंबर 32 में हमें क्लॉज नंबर 1 के अंदर इसको लेके जाना था, दैट सर्कमस्टेंसेस और द ट्रांजैक्शंस which ultimately resulted into the death of the person। ठीक है, एक होता है कि व्यक्ति को पता है कि उसकी डेथ होने वाली है, that person state something, that is the direct dying declaration, और दूसरा है कि एक व्यक्ति सर्कमस्टेंसेस के बारे में, तथ्यों के बारे में, फिर ट्रांजैक्शन के बारे में, किसी इवेंट के बारे में बता रहा है और अल्टीमेटली उसी इवेंट के कारण से डेथ हो जाती है, वो भी सेक्शन 32 के पार्ट नंबर क्लॉज नंबर 1 के अंदर रेलेवेंट है। तो सेक्शन नंबर 32 एंड सेक्शन नंबर 6 बोथ टू बी साइटेड ओवर देयर। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट बी है, ये उसका आंसर होना चाहिए था ना। आप लोग अपने अपने आंसर्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं, बट एवर द प्रोविजंस आई एम साइटिंग ओवर हियर, दोस प्रोविजंस इफ these are in your answer sheet, it is perfectly fine। अगर वो नहीं है तो फिर एग्जामिनर आपकी इवैल्यूएशन करते समय ये देखेगा कि आपने उस पर क्या लिखा। इसके साथ साथ जो क्रिमिनल लॉ के पेपर में 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है, ये देखने से ये सिचुएशन समझ में आती है कि एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस का है, जो हम आईपीसी में किडनैपिंग में पढ़ते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो अगर आप क्वेश्चन के लास्ट में है, मैंने आपको गाइडेंस देते समय ये भी बताया था कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले लास्ट में जरूर समझ लेना कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन को ओपनिंग जब होती है तो वो एस वरदराजन के फैक्ट्स से रिलेटेड है, लेकिन जो इसका क्लोजिंग है वो हमारे सीआरपीसी के प्रोविजन से रिलेट कर जाएगा कि कोर्ट का जुरिसडिक्शन बनता है या नहीं बनता है। सेक्शन नंबर 181 हमें यहाँ पे साइट करना था, और 181 ये कहता है कि किडनैपिंग एटसेट्रा के केसेस में जहां जहां पे व्यक्ति को किडनैप करके लेके जाया गया है, जहां से किडनैपिंग हुई, जहां पे रिकवर फाउंड किया गया, उस व्यक्ति को ढूंढा गया है, और जहां जहां से उसको कम्यूट करवाया गया, वो सारी जगह का प्लेस ऑफ जुरिसडिक्शन जो है कोर्ट का रहता है। सो जैसे इस क्वेश्चन में दिखा था that a married young woman who was discarded by her husband lived with her father and brother in Madras. She became inmate with the accused who was next door neighbor। आप लोगों को याद आना चाहिए कि ये पूरा का पूरा केस हम लोगों ने डिस्कस किया है। The two ran away from the Madras in a motor car, flew to Bangalore in an aeroplane and eventually settled in Bombay. The accused was convicted of kidnapping by the Presidency Magistrate Bombay. It was alleged that taking or enticing of a woman, if there was any having taken place in Madras and the Magistrate of Bombay has no jurisdiction. So केस जो है सेक्शन नंबर 181 की रेफरेंस में चला, ये जो लिखा ना, दैट टू रैन अवे फ्रॉम मद्रास इन अ मोटर कार, फ्लू टू बैंगलोर इन एन एरोप्लेन एंड इवेंचुअली सेटल्ड इन बॉम्बे। द एक्यूज्ड वाज कन्विक्टेड ऑफ किडनैपिंग बाय द प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट ऑफ बॉम्बे। तो क्या बॉम्बे के मैजिस्ट्रेट की जुरिसडिक्शन है या नहीं? आंसर इज यस। सेक्शन नंबर 181 ऑफ सीआरपीसी का इसका जो सेकंड पार्ट है वो अप्लाई करेंगे एंड द कोर्ट विल गेट द जुरिसडिक्शन। तो क्वेश्चन का आंसर करते समय आपको दो चीजें यहाँ पे मेंशन करनी थी, दैट द सिचुएशन इज बेस्ड अपॉन एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास सो एंड सो, एंड देयरबाय आप इसमें लिखेंगे दैट एज फार एज द जुरिसडिक्शन ऑफ द Bombay's magistrate is concerned, it is to be seen in reference to 181 CRPC and accordingly you have to answer। So very simple paper, very simple। ठीक है, most of the things we have discussed in the classes and eventually जो हमने मॉक टेस्ट भी कंडक्ट किए उसमें बहुत सारी सिचुएशंस जो है ये कवर हो चुकी है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट बी जो है उसमें समरी ट्रायल का ब्रीफ नोट पूछा गया है। समरी ट्रायल कब चलेगा? वेरी सिंपल, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या है, एंटिसिपेटरी बेल क्या है और एफआईआर क्या है। सो कंसर्न प्रोविजंस आप लोगों को साइट करने थे। एफआईआर में 154 साइट करना था, एंटिसिपेटरी बेल में 438, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में 2 क्लॉज सी एंड 2 क्लॉज एल ऑफ द डेफिनेशन, अलॉन्ग विद दैट शेड्यूल का थोड़ा सा जिक्र यहाँ पे करना था। और समरी ट्रायल जो है वो कौन से केसेस में अप्लाई होता है, 260 से लेके 265 का सिर्फ एक ब्रॉडर एम्बिट यहाँ पे आपको मेंशन करके इसको एक्सप्लेन करना था। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट एज फार एज द क्रिमिनल लॉ पेपर वाज कंसर्न, कुछ भी डिफिकल्ट